नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल टेस्ट पेपर 1, ठीक है, जिसमें आपका ANM के लिए जो अभी एग्ज़ाम है आपकी कब 15 या 16 फरवरी को, उसके लिए आज से हम करेंगे मॉक टेस्ट डेली एक, जिसमें आपका रहेगा ओल्ड पेपर। क्या रहेगा? ANM का ओल्ड पेपर रहेगा। किस टाइप से आपके जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपके 50 नंबर का जीके रहता है ना, और 100 नंबर की आपकी रहती है साइंस। क्या रहता है? 50 नंबर का जीके रहता है और 100 नंबर की आपकी साइंस रहती है, ठीक है। तो आपकी सुबह डेली 10 बजे चैप्टर जो सिलेबस के हिसाब से क्लास चल रही है ना, रात को 11 बजे चल रही है आपकी साइंस की क्लास जो सिलेबस के हिसाब से चल रही है, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक ओल्ड पेपर रहेगा, और आपका जो कल से 2 बजे 2 से 4 के बीच में साइंस की क्लास भी मिक्स क्वेश्चन की चल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सभी रेडी हैं तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। इस मॉडल टेस्ट पेपर को आप पूरा देखें, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस टाइप से पेपर आ रहा है, आप इसको पूरा एनालिसिस करें, ठीक है। तो जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको इस नंबर पर मुझे पूरा देखने के बाद बताना कि कैसा लगा। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना 9753749986, ठीक है। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, और जितनी भी आपकी ANM की क्लासें रहेगी 10 दिन की महामैराथन, उसमें आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है क्या घाटी है। इसमें हम पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे, साइंस प्लस जीके, ठीक है। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। और कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा पेपर है, क्योंकि अभी जो GNST PNST का आया था ना, बहुत ही टफ पेपर आया था। तो इस हिसाब से आपको सारा सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ना है, ओल्ड पेपर भी लगाने। तो 2016 में जितने भी 17 में 18 में 19 में जो भी ओल्ड पेपर हुए थे, एक एक दो रोज़ करके मैं आपको 10 दिन में रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँगा। लाइव क्लास एक तो आपको क्या क्या देखना है, देखो ANM के लिए 10 से 11 क्लास देखनी है सुबह, रात को 11 से 12 साइंस की क्लास देखनी है। ये रहेगी जीके की चैप्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से, ये रहेगा साइंस की। दिन में आपका 2 से 4 रहेगा साइंस का मिक्स क्वेश्चन, और 12 बजे आपके पास ओल्ड पेपर का एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से घाटी है, पहाड़े, मैदान, पठार है। तो मध्य प्रदेश जो मुख्य रूप से है ना, वो है आपके कौन सा? पठार है। ऑप्शन नंबर आपका D आ जाएगा। मध्य प्रदेश का एक और नाम क्या है? इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के अगर अभी पूछें कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है शिवराज, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इस मध्य प्रदेश का नाम, इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसकी स्थापना अगर पूछ ले आपसे, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 308। इसका क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 308,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर इस आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले, तो आपको बतानी है 605 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर, ठीक है। और क्या क्या पूछेगा आपके कि राज्य के मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाली कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपकी जो कर्क रेखा गुजरती है वो आपकी 14 जिलों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि राजकीय पुष्प क्या हैं, तो सफ़ेद लीची, ठीक है। मध्य प्रदेश के ही पूछेगा आपसे, सफ़ेद लीची। आपसे पूछ ले राजकीय वृक्ष क्या हैं, तो बरगद, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि राजकीय नृत्य क्या है, तो राई आपका राजकीय नृत्य है। और क्या क्या पूछ सकता है इसमें, मैं और आपको बता देता हूँ। राजकीय भाषा है आपकी हिंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो इसको काट देना। मध्य प्रदेश में अभी जो ज़िलों की संख्या लेटेस्ट वो है आपके 52, ठीक है। 52 है आपके मध्य प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है। इस बोली का मूल नाम क्या है? जो आपकी जो मालवी भाषा है यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मंदसौर मालवी भाषा, रतलाम,
ठीक है। तो ये एक मूल, तो ये है आपका कहाँ, मध्य प्रदेश की जनजाति, मध्य प्रदेश के द्वारा बोली जाती है मालवी। अगला क्वेश्चन, ये देखो मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन पूछ लिया, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? क्या है अब आपको बताना है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, बताएं क्या है। अभी हाल मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के पूरे के बारे में आप सभी को बताना है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी हैं वो क्या क्या हैं, तो आपने लगा दिया होगा सर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है फ्लाई केचर। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ना वो है फ्लाई केचर। इसका एक और नाम क्या है, अगर इसका एक और नाम पूछ ले तो इससे कहते हैं दूधराज। क्या कहते हैं, दूधराज, है ना। और एक और शाही बुलबुल, ठीक है, और एक फ्लाई केचर। ये है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी, दूधराज, शाही बुलबुल और फ्लाई केचर, सब इसी के नाम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो मैंने आपसे पूछा ना मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखाएं कौन सी हैं, तो कर्क रेखा। अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती हैं। कितने जिलों से, और ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी हैं, तो वो आपको लगानी है कर्क रेखा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, और इसको आपको 10 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? आपके जो 1984 में जो भोपाल का जो गैस कांड हुआ था उसमें रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, न कि मिथाइल क्लोराइड। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत में कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान रखता है? कौन सा है? तो वो है आपका सतना। क्या? सतना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर रीजनल पार्क के नाम पर जाना जाता है। इंदौर रीजनल पार्क के नाम पर आपका अटल बिहारी वाजपेयी पार्क जाना जाता है, ठीक है। कान्हा किस लिए, तो आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए सफ़ेद वर्ग की पहचान करो। चंबल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डिंडोरी या बांधवगढ़। तो कौन सा है आपका, ये है आपका कौन सा, कहाँ पर है? तो आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने हैं? मध्य प्रदेश में जो वन का क्षेत्रफल 27% है, जिसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपके 11। कितने हैं? 11। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरुआत की? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरुआत की? बताएं, कब शुरुआत की? 1969, 1979, 1973 या 2000? तो आपने लगा दिया होगा क्या। और WWF का आपको फुल फॉर्म बताना है। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वेस्टिंग इंटरटेनमेंट, ठीक है। WWF का फुल फॉर्म क्या? WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। और इस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या होता है? WWF का होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1973। अगला, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास क्या है? तो उसके पास 10% क्या है? 10% टाइगर रिजर्व है, इसलिए मध्य प्रदेश को गर्व है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं।
अगला 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्रदान है? यूरोपियन संघ, अमेरिका, विश्व भारती, विश्व बैंक। तो जो आपकी जो मध्य प्रदेश की जो वन परियोजना है ना, उसको विश्व बैंक की विरासत सहायता प्रदान है। अगला, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में है? चित्रकूट कहाँ पर है? तो आपका जो चित्रकूट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सतना में है। कहाँ पर है? सतना में। अगला, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मैं आपको नदियों से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो कमेंट कर देना और पहले वाले वीडियो जरूर देखना, मैंने नदियों के ऊपर भी आपका वीडियो बना रखा है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है उसे हम कहते हैं महानदी। अगला, जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन सी है? शिप्रा नदी, काकरी बद्री पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, केवई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी, बताएं। तो जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है आपकी ककड़ी बदरी पहाड़ी। क्या? ककड़ी बदरी पहाड़ी। अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा किन, एक तरफ मैं लिख देता हूँ नदियों के किनारे बसे शहर, एक तरफ आपकी नदी और एक तरफ आपके नगर। आपसे अगर पूछ ले नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसे हैं, तो आपको लगाना है नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर। ये है आपके नर्मदा नदी के। आपसे अगर पूछ ले चंबल नदी के किनारे बसे शहर, तो आपको श्योपुर, महू, रतलाम, मुरैना। अगर आपसे पूछ ले ताप्ती नदी के बसे शहर, तो ताप्ती नदी के पास मुल्ताई और बुरहानपुर। शिप्रा नदी के उज्जैन। माही नदी के किनारे बसे शहर कुक्षी और धार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपने लगा दिया होगा सरस्वती और खार शिप्रा नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको आज बढ़ाया था कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1312। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1077। और इन दोनों के बीच में जो घटा के जो माइनस आता है 168, 169, वो है आपके गुजरात से होकर निकलती हैं। ठीक है, जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जीके के तो वो देख लेना, सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। केवई नदी किस नदी में मिलती है? आपकी जो केवई नदी है वो किस नदी में मिलती हैं? तो केवई नदी आपने लगा दिया होगा कि सर केवई नदी तो आपकी सोन नदी में मिलती हैं। खान और गंभीर क्या हैं? सहायक नदियां हैं, वितरिका हैं, झील हैं, नहरें हैं। तो आपका जो खान और गंभीर है ना, ये एक सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। बिस्वा, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो ये दोनों का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? केवई और जोहिला नदियों में यह समानता है कि इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थान होता है ना, वो होता है मैकाल पहाड़ी से। कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर बी। लश्कर के मैदान की सीमा बनने वाली दो नदियां कौन सी हैं? जो आपके लश्कर के जो मैदान की जो सीमा बनाती हैं वो क्या यमुना गंगा बनाती हैं, यमुना चंबल बनाती हैं, गंगा यमुना बनाती हैं, सोर और चंबल बनाती हैं। तो आपके जो लश्कर मैदान की सीमा बनाती है ना, वो यमुना और चंबल बनाती हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? सरस्वती और खान नदियों के बीच जो स्थित जिला है ना मेरे प्यारे साथियों, वो है आपका इंदौर। क्या है? सरस्वती और खान के नदियों के बीच स्थित जिला वो है आपका इंदौर। धार जिला कौन सा है? तो कौन सा? कुक्षी। क्या बताया था मैंने आपका? कुक्षी बताया था कि नहीं बताया था अभी? धार जिला, सॉरी धार नहीं, धार और कुक्षी, ये है आपकी माही नदी। अगला,
यशवंत झील इस जगह को जल को आपूर्ति करता है। जो आपकी जो यशवंत झील है वो किस जगह की वो जल की आपूर्ति करता है? तो आपकी यशवंत झील आपके इंदौर ऑप्शन नंबर बी। अगला, पगारा बांध कहाँ स्थित है? पगारा बांध कहाँ स्थित है? तो आपका जो पगारा बांध है ना वो ग्वालियर में स्थित है। ये आज सुबह ही पढ़ा है मैंने। पगारा बांध कहाँ है? आपका पगारा बांध ग्वालियर में। जिसने नदियों के क्वेश्चन देखे होंगे ना उनके सही हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे अधिक भंडार क्षमता वाला बांध कौन सा? सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध, न कि सरदार सरोवर। अभी अगला, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर स्थित है? बताएं। पलकमती, तो ये है आपके रायसेन। पलकमती कहाँ पर स्थित है? रायसेन में। अगला बताना है 27, NHDC से क्या तात्पर्य है? NHDC से तात्पर्य आपका है नेशनल नहीं, नर्मदा हाइड्रोट्रेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म आप याद रखना। NHDC, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 28, उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वह किसका शासन था? उज्जैन को हम क्या कहते थे पहले? अवंती की। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ का जो शासन था वो था राजा विक्रमादित्य। उज्जैन में क्या क्या है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर है। क्या है? महाकालेश्वर की मूर्ति है आपके उज्जैन में। ठीक है, और उज्जैन के बारे में आप बताएं उज्जैन में क्या क्या है। वीडियो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? आपको इसको सब्सक्राइब करना है। मैं उज्जैन के बारे में बता देता हूँ। देखो उज्जैन के बारे में, यहाँ पर उज्जैन एवं अवंतिका से प्रसिद्ध उज्जैन कहाँ पर स्थित है? ये आपकी शिप्रा नदी पर है। उज्जैन कहाँ पर है? एक तो आपको याद ना, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हर प्रत्येक 12 वर्ष में क्या होता है? यहाँ हर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ कौन सा? यहाँ विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है। एक और क्या है? यहाँ महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है आपका उज्जैन में। उज्जैन विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 21 जून को सूर्य पूरे कितने 90 डिग्री पर लंबवत होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है आपका उज्जैन। ठीक है, इतनी जानकारी आपको उज्जैन के बारे में। अगला क्वेश्चन 29वां, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो किसके लिए उपयुक्त है? आपका जो मध्य प्रदेश में जो चट्टानी इलाका है वो है आपके टैंक सिंचाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों में नहर सिंचाई होती है? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना वो कितने क्षेत्र? तो 50% सिंचित क्षेत्र नहरों से सिंचाई होती है। 50% नहरों से सिंचाई होती है हमारे। अगला, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इनमें से किसने की थी? तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? ये है गुजरात में है आपका सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध की जो आपकी परिकल्पना की थी ना वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, फाग एक प्रकार का है, अनाज है, नृत्य है, संगीत है या रंगमंच है? तो आपका फाग है ना वो एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? फाग एक प्रकार का नृत्य है। हीरा उत्पादन के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? पन्ना, मंडला, रायसेन, टीकमगढ़। तो हीरा उत्पादन के लिए जो जाने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है आपका पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन होता है। सिहोरिया मुरैना में स्थित एक पवित्र स्थल है जो किसके लिए जाना जाता है? ये सिहोरिया है जो मुरैना में स्थित है, यह जाना जाता है जहाँ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका जैन तीर्थ स्थल है। मुरैना में स्थित है सिहोनिया, यहाँ पर है आपका जैन तीर्थ। अगला, आदिनाथ की अखंड पत्थर प्रतिमा किस जगह पर स्थित है? तो ये है आपके आदिनाथ की जो अखंड पत्थर की प्रतिमा है ना वो बरवानी कस्बा के निकट। कहाँ पर? बरवानी कस्बा के निकट। 36, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है पिनेकल ड्रीम्स। कहाँ है? पिनेकल ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर डी।
और ये पिनेकल ड्रीम कहाँ है? ये है आपके इंदौर में। अगला, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? सांची स्तूप के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में है? तो वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि में। ये आपका ANM का ही पेपर है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो आपका कंदेरिया महादेव है ना वो है आपके खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में स्थित है। 39, पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस जगह के पास चट्टानों में पाया जाता है? आपका जो पहाड़गढ़ गुफा क्षेत्र वो पाया जाता है आपके आसन नदी। कहाँ पर? आसन नदी। चंबल नदी कहाँ पर है? मंदसौर में चंबल नदी। उज्जैन में कौन सी है आपकी? शिप्रा नदी, शिप्रा। अगला क्वेश्चन, एफिल टावर की एक संगमरमर प्रकृति कहाँ स्थित है? आपकी एफिल टावर की संगमरमर की प्रतिकृति है आपके इंदौर के आकाशवाणी परिसर में। कहाँ पर? इंदौर के आकाशवाणी परिसर। 41, होलकर मूल रूप से क्या थे? तो आपके जो होलकर थे वो मूल रूप से मराठा थे। क्या थे? मराठा थे। 42, अंतिम होलकर का नाम क्या था? तो अंतिम होलकर का नाम था आपका यशवंत राव। क्या था? यशवंत राव। 43, स्पेशल एथेल में आयोजित स्पेशल ओलंपिक 2011 में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कौन से कांस्य पदक जीता था? तो वो जीता था आपके सीता साहू ने। किसने जीता था? सीता साहू ने। अगला, उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश में। तो कौन है मध्य प्रदेश में? मंसूर अली खान, कपिल देव, सलीम दुरान, वीनू मकदर। तो मंसूर अली खान ये थे आपके मध्य प्रदेश के। कपिल देव कहाँ के थे? तो कपिल देव आपके चंडीगढ़ के थे। कौन थे? चंडीगढ़ के। 45, होशंगाबाद जिले के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान कर 1955 में पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो कौन थे वो? वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। 46, भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? ये पहले थे, अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बताना है। ये क्वेश्चन अभी आएगा आपके कि वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो भोपाल में पैदा हुए वो थे रघुराम गोविंद राजन। ये थे आपके 2016 से। और अभी जो आपके हैं रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे? तो आपके जो ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे वो थे कौन? ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे माधवराज सिंधिया। 48, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। आपसे पूछ ले कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कैलाश सत्यार्थी। और नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे आपके कैलाश सत्यार्थी। और कहाँ पर पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी? तो विदिशा में। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये आपके करंट का, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अभी आपके वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है ना ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो अभी आपके वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, और ये 2016 का पूछा था वर्तमान। तो अभी आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो करंट अफेयर्स में आपको याद रखना अभी जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला। मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले थे आपके कमलनाथ। और 50वां क्वेश्चन, इंदौर में पैदा हुए लंबे समय तक राज्यसभा के अध्यक्ष रहे कौन? वाह यार, सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो ये आपके जीके के क्वेश्चन है 50। अब हम करेंगे 100 क्वेश्चन साइंस के। 50 क्वेश्चन जीके के हो गए। फटाफट अपन 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रमा है एक,
जो हमारे देखो ये 50 क्वेश्चन कर ले, जो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है मेरे प्यारे साथियों, वो इस नंबर पर मुझे मैसेज करें 9753749986। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन और। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा है आपका एक उपग्रह। क्या है मेरे प्यारे साथियों? उपग्रह। अगला, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपकी दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा की सतह पर मध्य प्रदेश दिन का तापमान कितना हो? चंद्रमा की सतह पर मध्य में जो दिन का तापमान होता है ना, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? चंद्रमा की सतह का जो मध्य दिन का जो तापमान होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले गहरे पेंच को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश मंडल में जो पाया जाने वाला गहरा पेंच है उसे हम कहते हैं सूर्य का धब्बा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? सूर्य का धब्बा कहते हैं। अगला, 100 क्वेश्चन अपन साइंस के कर रहे हैं और 150 क्वेश्चन इसके करें। विषम को बताएं, माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रम। तो इनमें से आपका माइक्रोन, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रम सभी एक होते हैं, मोल अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोन के द्वारा, फर्मी के द्वारा, एंगस्ट्रम के द्वारा या प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो प्रकाश की जो तरंग को प्रदर्शित करते हैं हम करते हैं एंगस्ट्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ताप की एसआई इकाई क्या है? सेकंड, केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ताप की एसआई इकाई क्या है? तो आपकी जो ताप की एसआई इकाई है वो है आपकी केल्विन। आपसे पूछ ले लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की, तो लंबाई की आपकी जो एसआई इकाई है वो है मीटर। क्या है? मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की आपकी है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। उसको क्या कहेंगे? केजी। आपसे पूछ ले समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई आपका सेकंड, एस। आपसे पूछ ले विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आपको याद रखनी है, एम्पियर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? आपका प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का उपयोग दूरी बताने के लिए किया जाता है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी? माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर या मिलीमीटर। तो सबसे छोटी है आपकी फर्मी। कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों? फर्मी सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां, ये लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 10 की घात 6। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? कौन सा यौगिक आपका ओलियम में मिलता है? तो ये मिलता है आपका कौन सा? H2SO4। H2SO4 ये मिलता है आपका ओलियम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह दिया था आपका चार्ल्स से। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है। तो ये हमारा चार्ल्स का नियम है। कौन सा मेरे प्यारे साथियों? चार्ल्स का नियम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसके पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उभय धर्मी ऑक्साइड बताना है आपको। उभय धर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो आपका जो उभय धर्मी ऑक्साइड है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 14वां क्वेश्चन, प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी होती है? तो प्रोपेन का एक अणु है ना, उसमें जो सहसंबंध आबंध की संख्या होती है वो होती है मेरे प्यारे साथियों 10। अगला, एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? एलपीजी का अगर आपसे नाम पूछ ले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वां, कपड़ों को सुखाने के लिए किस रस्सी पर और क्यों फैलाया जाता है? कपड़े जो आप सुखाते हो उससे क्यों फैलाते हो? तो इसलिए फैलाते हैं हम उसको कि उसमें जो आपका जो पानी में जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए, क्या वाष्पीकरण है ना, उसकी दर को बढ़ाने के लिए, इसलिए कपड़ों को सुखाते हैं। 17वां, लुईस अम्ल के यौगिक हैं। लुईस अम्ल के यौगिक हैं जो आपके क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के युग्म को न तो त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ग्रहण करते हैं। 18वां,
दहन की प्रक्रिया में रिक्त स्थान गैस का अवशोषण होता है और रिक्त स्थान गैस बाहर निकल जाती है। तो आपका जो दहन की प्रक्रिया में है ना, O2 गैस का अवशोषण होता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। O2 गैस का अवशोषण होता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। 19वां, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है? आपके जो बेकिंग सोडा है उसमें टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो जो बेकिंग सोडा है उसमें जो टार्टरिक अम्ल होता है बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए। ए आंसर। अगला क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान करना है। कौन सी है आपकी? मक्का, पालक, मसूर की दाल या घी? तो जो भोज्य पदार्थ है ना वो है आपकी मसूर की दाल, ऑप्शन नंबर सी। 21वां, निम्नलिखित में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है? तो आपको है ना जंतुओं से प्राप्त मांस हो जाता है, दूध हो जाता है, अंडे हो जाते हैं, दाल नहीं होती है भाई, दाल जंतुओं से प्राप्त नहीं होती। सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत हैं, किसके हैं? तो वो हैं आपके प्रोटीन के। प्रोटीन के स्रोत है सोयाबीन तथा एवोकेट्स। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली क्या हैं ये हैं आपकी जड़। आलू ले लो, चुकंदर ले लो, मूली ले लो, तो क्या है ये? जड़ हैं आपकी। 24वां, निम्नलिखित में से किसमें लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको? मुर्गी के मांस को आपके लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जाता। 25वां, नट अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है? नट आपके प्रोटीन का और वसा का, दोनों का अच्छा स्रोत है। अगला 26, निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाले बीमारियों को पहचानिए। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी, अस्थि भंग को बढ़ाना। तो ये होता है आपके रिकेट्स से। क्या होता है? रिकेट्स से होता है। अगला 27वां, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? आपकी जो रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है आपका गुड़, हरे पत्तों की सब्जियां, नट, ऑप्शन नंबर डी। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम बताना है। जीवधारियों के जो आप वैज्ञानिक नाम बताते हो वो कौन सी भाषा में होते हैं? आपके जो जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम होते हैं वो होते हैं हमेशा लैटिन भाषा में। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही तथा जीवधारियों में व्यवस्थित पूर्ण स्वर है? बिल्कुल सही आपका कौन सा? परमाणु, आणविक, उपकोशीय, कोशीय, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और व्यक्तित्व। आम का सही वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का सही वैज्ञानिक नाम पूछा है तो सही, सभी सही हैं आपके, है तो सभी सही हैं, पर सही मतलब व्यवस्थित कैसे लिख रखा है? तो आम का जो सही वैज्ञानिक नाम है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, MA, ये सही है, और INDIC है, ऑप्शन नंबर बी सही वैज्ञानिक नाम पूछा है। ये बड़े में लिख रखा है और ये भी बड़े में लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये छोटे में लिख रखा है, ये छोटे में लिख रहा है, गलत हो जाएगा। ये M बड़े में और ये मिला रखा है, तो कैसा होगा? सही है में M बड़े में आता है और I छोटे में आता है, तो ऑप्शन नंबर सही बताना है आपको बी। ठीक है, ये मैंने आज आपको कितने क्वेश्चन कराए? 30 क्वेश्चन ये करा दिए और 50 क्वेश्चन वो करा दिए, 80। इसके बाद हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, ऐसा करो 50 कर लेते हैं इसके और 50 उसके हो जाते हैं, है ना। आगे और कर लेते हैं। सभी जगत में से केवल एक वर्गत प्रकृति से प्रभावित होता है, कौन सा? तो वो होता है आपकी जातियां। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को सभी जगत में से कौन सा जगत में रखा जाता है? 5 जगत होते हैं आपके वर्गीकरण में, उसमें से आपके प्रोकैरियोट्स को है ना हम चौथे जगत में रखते हैं। कौन से जगत में रखते हैं हम? केवल एक जगत में रखते हैं, है ना, और 4 जगत में हम रखते हैं दूसरे को। आवृत बीज पौधों के संवहन उत्तक अलग होते हैं अनावृति पौधों से, क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जाइलम में वाहिनी की उपस्थिति के कारण, फ्लोएम में विकसित नलिका के कारण, फ्लोरम में सहचर कोशिकाओं के कारण, उपरोक्त सभी। सरकारी आंसर। 34, जलीय जीवधारियों में अधिकतर श्वसन दर तलीय जीवधारियों के अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें पानी में घुलन ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने 36, एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक किलोमीटर चलता है और बिंदु बी से ए तक वापस आ जाता है, तो क्या होता है उसमें होता है वो 0 किलोमीटर। वो जहाँ से चल रहा है ए से चलता है बी तक और बी से फिर ए आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसका विस्थापन होता है आपका 0।
कार का पथमापी क्या होता है? आपका जो कार से जो पथ मापते हो वो होती है आपकी दूरी। क्या होती है? दूरी, डिस्टेंस। त्वरण की एसआई मैंने आपको बताया, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। बी 39। एक 20 मीटर व्यास वाले वृत्त में घूमते हुए 4 चक्कर पूरा करने में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? तो वो करेगी आपकी 80 पाई मीटर। 80 पाई मीटर। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एक स्कूटर 36 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो वो करेगा कितनी? 18 मीटर। अगला, ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है? आपका जो ऊपर रखी टंकी में जो पानी रहता है ना, उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जो आपके जो ऊपर टंकी में जो पानी भरा रहता है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी? ऊर्जा की आपकी व्यावसायिक इकाई कौन सी है? तो आपकी है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। एक कुली 5 किलोमीटर का ट्रक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसके द्वारा किया गया कार्य है वो शून्य कार्य कर रहा है। वो खड़ा होगा उसके प्लेटफॉर्म पर, अपने क्या काम किसी से। 44। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होती है, तो इसकी चाल कितनी होती है? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होती है, तो इसकी चाल होती है 1.4 मीटर प्रति सेकंड। 1.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला, दो एक समान वेग से गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है जबकि उसका वेग v एवं 2v होता है? तो उसका होता है 1:4 का अनुपात, 1:4। अगला, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो आपने बता दिया होगा ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। कैलोरी है, जूल है और अर्ग है, पर न्यूटन ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं है? पदार्थ रोधी नहीं, प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा, कांच। तो तांबा पदार्थ रोधी नहीं है। कांच, लकड़ी और प्लास्टिक ये है पदार्थ रोधी, तांबा नहीं है। 48। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यक्रम आपस में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके 40 डिग्री। 49। पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं। पदार्थ को जो हम गर्म करते हैं उसमें कौन से? तो उसमें आपके स्थानांतरी, कंपन और घूर्णन। ऑप्शन नंबर डी। 50वां, स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है? आपका जो स्थिर आयतन होता है हवा का, जो थर्मामीटर कार्य करता है आपका गेसुलाक के नियम पर। मैंने आपको क्या, ये 50 और अपन कल कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या करा है, 50 क्वेश्चन जीके के करा दिए, 50 क्वेश्चन आपकी साइंस के करा दिए, 100 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन साइंस के बाकी हैं, है ना। वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको बता देता हूँ, सुबह आपकी 10 बजे सिलेबस के हिसाब से क्लास चलती है, रात को 11 बजे सिलेबस के हिसाब से क्लास चलती है। एक ओल्ड पेपर डेली आता है ना। और कल से आपकी 2 से 4 भी साइंस की क्लास चालू हो जाएगी। आपके पास समय बहुत कम है, 5 दिन बचे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, मिलते हैं अपन कल के वीडियो में। आज रात को 11 बजे आना ना भूलें।